गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 2, जिसका बच्चों नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, इससे पहले बच्चों हमने हमारा जो पहला अध्याय था, ठीक है, जिसका नाम था बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, उसको बच्चों हमने कंप्लीट किया था। उसके अंदर बच्चों हमने जो अर्थशास्त्र है ना, उसकी कुछ मूलभूत बेसिक शब्दावली थी, उनके बारे में बच्चों हमने जाना था, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बच्चों हमने उसमें काफी विस्तार से जाना था। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो अध्याय नंबर 2 है हमारा, उसके अंदर हम आज बात करेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है क्या। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार बच्चों हम वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम जो पढ़ेंगे ना, वो क्या है, उपयोगिता के बारे में जानेंगे और उपभोक्ता के बारे में जानेंगे। ठीक है, उस जो कि बच्चों क्या दिखाएगा, एक उपभोक्ता है ना, उसके व्यवहार को बताने का काम करेगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, बजट रेखा और कीमत रेखा, इन दोनों के बारे में बच्चों हम काफी अच्छे से जानेंगे कि बजट रेखा और कीमत रेखा क्या होती है। ठीक है बच्चों, और फिर मांग एवं मांग का कुछ नियम है, मांग का नियम भी है। ठीक है, डिमांड क्यों की जाती है, कब डिमांड की जाती है एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु को लेकर। ठीक है, और उसका एक नियम है बच्चों, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर बच्चों हम वस्तुओं के प्रकार, यानी कि वस्तुएं आपको पता होगी ना, कई प्रकार की है। ठीक है, सामान्य वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं हैं। ठीक है, कुछ बेटर क्वालिटी की वस्तुएं आती हैं। ठीक है, उन वस्तुओं के जो प्रकार हैं, उनके बारे में बच्चों हम जानेंगे इसके अंदर। ठीक है, साथ में बच्चों हम बाजार मांग, यानी जो बाजार है ना, उसके अंदर किस प्रकार मांग की जाती है उसके बारे में जानेंगे। साथ में बच्चों हम मांग की कीमत लोच, ये क्या है, इसके बारे में बच्चों हम इस अध्याय में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमारा चैप्टर जो है, उसका बच्चों नाम क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार इसका इसी प्रकार नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार, यानी कि बच्चों इस चैप्टर के अंदर ना, जो उपभोक्ता है उसके व्यवहार के बारे में जानेंगे। इसका मतलब यह है कि पहले हमें उपभोक्ता के बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, अब आप लोग ना मार्केट जाते होंगे। ठीक है, अब मार्केट जाते होंगे, शाम को मार्केट लगती है तो आप जाते होंगे। ठीक है, सामान लेने जाओगे यार, मार्केट में कुछ खाने पीने भी जाते हो। ठीक है, तो जब आप बाजार जाते हो ना, तो आप क्या करते हो, कुछ वस्तुएं होती हैं जिनकी आपको आवश्यकता होती है, उनको क्या करते हो, खरीदने का काम करते हो। यानी कि मार्केट गए आप, मार्केट में आपने क्या किया, आवश्यकता के अकॉर्डिंग वस्तुओं को क्या खरीदा, वस्तुओं को खरीदा। ठीक है, और इस वस्तु का क्या करोगे आप, उपयोग करोगे या उपभोग करोगे। यानी कि जब आप मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट से अपनी आवश्यकता के अनुसार आपने क्या करा, वस्तुओं को खरीदा, और उन वस्तुओं को क्या करोगे आप, उपभोग करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो हम वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, वो हम सब्जी मान लेते हैं। ठीक है, मान लो आप सब्जी लेने गए। ठीक है, जो सब्जी लेके आए आप मार्केट से, उसका क्या करोगे, उसको बनाओगे, और बनाने के बाद क्या करोगे बच्चों,
बनाने के बाद उसका आप खाने का काम करोगे उसको, तो जो आप उसको खाने का काम कर रहे हो ना, वो क्या है बच्चों, वो उपयोग है उसका, ठीक है। यानी कि उस वस्तु का आप उपयोग कर रहे हो, और इसी को बच्चों उपयोग को क्या कहते हैं, इकोनॉमी के अंदर उपभोग के नाम से इसको जाना जाता है। इसको बच्चों किस नाम से जाना जाता है, इसको उपभोग के नाम से जाना जाता है। अब तुम गए कोई वस्तु लेने, ठीक है, अब तुम जो वस्तु ले रहे हो ना, तुमको क्या हो, तुम बच्चों उपभोक्ता हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना उपभोक्ता को मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बात करनी है। तो ये क्या होता है, यानी कि जब आप मार्केट से ना कोई सामान लेते हो, ठीक है, तो आप ना, आपको जब दुकानदार ना कीमत अधिक बताता है ना, तो आप क्या करते हो, मोल भाव उस वस्तु का करने की कोशिश करते हो, ठीक है। यानी कि जो अगर आपको दुकानदार ने जो दाम है वो अधिक बताया, ठीक है, वस्तु का, लेकिन आप बोलते हो कि ये वस्तु कम दाम पे मुझे लेनी है, तो आप क्या करते हो ना, उसके साथ मोल भाव करते हो, जिससे आप दुकानदार को बोलते हो कि आप थोड़ा इस दाम पे क्या मुझे इस वस्तु को दे सकते हो। तो ये जो व्यवहार कर रहे हो ना आप उपभोक्ता के तौर पर, उसी को बच्चों कहा जाता है उपभोक्ता के व्यवहार, यानी उपभोक्ता का व्यवहार उसी को कहा जाता है जब आप किसी वस्तु को लेकर मार्केट के अंदर मोल भाव करते हो कीमत को लेकर, ठीक है। अब बच्चों हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि उपभोक्ता की डेफिनेशन है क्या, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है, उपभोक्ता क्या है बच्चों, वह व्यक्ति है, ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है। यानी कि बच्चों जब आप बाजार गए तो क्या आप एक लिमिट, जो लिमिट होती है मनी की, ठीक है, वो आपके पास सीमित है। मान लेते हैं आप कितना, अच्छा मान लेते हैं आप 200 रुपए मार्केट लेकर गए, कितने गए, 200 रुपए, ठीक है। अब 200 रुपए से जो आप वस्तु ले रहे हो कोई, ठीक है, आपने कोई वस्तु ले ली, मतलब सब्जी ले ली, आपने क्या ली, सब्जी ली बच्चों। इसका क्या करोगे आप, उपयोग करेंगे, और उपयोग को बच्चों इकोनॉमी के अंदर क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों उपभोग बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, इसी को उपभोग बोला जाता है। यानी क्या कर रहे हो आप, उपभोग कर रहे हो, यानी कि जब उस वस्तु का आप उपयोग करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, संतुष्टि प्राप्त होगी ना, तो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन आपका एक मुख्य उद्देश्य भी तो है, क्या है उद्देश्य, जो आप 200 रुपए लेके गए ना मार्केट के अंदर, इससे आपका एक उद्देश्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ना वस्तुओं को खरीद पाऊं, जिससे क्या होगा, आपकी जो संतुष्टि होगी ना वो अधिकतम हो सकेगी, ठीक है। ये आपका एक उद्देश्य होता है, ठीक है बच्चों। यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य अपनी आय से, अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं, यानी जो आय आपकी 200 रुपए लेके गए, इससे आपको सब्जी भी लानी है, ठीक है, आपको मार्केट गए हो तो कुछ खाना भी है, और आपको अलग 2-4 वस्तुएं और लानी होंगी, ठीक है। तो क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करके अपनी जो संतुष्टि है ना उसको अधिकतम करना होता है, ठीक है। ये एक उपभोक्ता का ना व्यवहार होता है बच्चों, ठीक है। एक उपभोक्ता ना इस प्रकार अपना व्यवहार करता है, ठीक है। फिर उपयोगिता के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे यूटिलिटी के बारे में। क्या है यूटिलिटी, ये ठीक है, यानी कि किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से हमारी आवश्यकता को जो संतुष्टि मिलती है उसे उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से, उपभोग मतलब, उपभोग का मतलब बच्चों होता है सिंपल सा, उपयोग करना। क्या मतलब होता है, उपयोग करना, ठीक है। यानी अगर मैं किसी वस्तु या सेवा का ना उपभोग कर रहा हूं, तो
उपभोग से क्या हमें हमारी जो आवश्यकता है ना वो पूर्ण ही होगी, पूरी होगी, और उससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, संतुष्टि मिलेगी। मान लेता हूं ये जो फोन है ना, ये एक वस्तु है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी जरूरत के पढ़ाई लिखाई के लिए इसका क्या कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वस्तु का ना उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे क्या मुझे मिल रही है, इससे मेरी जो आवश्यकता ना वो पूरी हो रही है, जिससे मुझे क्या मिल रही है, संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अगर मुझे इससे संतुष्टि प्राप्त हो रही है ना बच्चों, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को बच्चों उपयोगिता कहा जाएगा, ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब जब हम उपयोगिता की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बता दिया कि उपयोगिता किसे कहा जाता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब क्या है सर, एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उपयोगिता कैसे प्राप्त हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन तो आएगा ना आपके दिमाग में। मान लेते हैं आप बाजार गए अपने दोस्त के साथ, आप बाजार गए अपने दोस्त के साथ, ठीक है। तो आप जब बाजार गए आपने बर्गर खा लिया, दोनों ने बर्गर खाया, ठीक है। अब जिसमें से ना मैं मान लेता हूं ए और बी नाम दे देता हूं, ठीक है। दोनों जब ए दोस्त ना और ए और बी दोनों दोस्त ने बर्गर खाया, तो ए जो व्यक्ति है ना, इसको क्या मिल गई, बर्गर से क्या मिल गई, संतुष्टि मिल गई। इससे क्या हुआ बच्चों, इसको संतुष्टि मिल गई। लेकिन बच्चों जो बी व्यक्ति है ना, इसको संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। ये बोल रहा है कि मेरा पेट अभी नहीं भरा है, मुझे और कुछ खाना है। तो मान लेते हैं फिर बच्चों इसने आइसक्रीम खाई, बी वाले व्यक्ति ने, सिर्फ बी वाले ने क्या खाई है बच्चों, आइसक्रीम खाई है। इसने क्या खाई, आइसक्रीम। अब इसने बच्चों आइसक्रीम खाई, जब जाके क्या मिली बच्चों, इसको संतुष्टि प्राप्त हुई। अब ये बोलता है कि बच्चों मेरा पेट ना भर चुका है एकदम, ठीक है। बच्चों जब ये बोलता है ना पेट भर चुका है अपना, तो यहाँ पे देखो क्या हुई, एक ही वस्तु थी, उसको अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। यानी कि एक जब वस्तु थी, मैंने बर्गर मान लिया, यहाँ दो व्यक्ति थे, क्या दोनों को एक समान उपयोगिता प्राप्त हुई इस बर्गर से, नहीं ना, क्योंकि एक का तो पेट भर गया, दूसरे का नहीं भरा। तो यानी कि बच्चों एक वस्तु से अलग अलग व्यक्ति की उस पर क्या होता है, अलग अलग उपयोगिता मिलती है उसे, ठीक है। एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उपयोगिता मिलती है, एक समान उपयोगिता नहीं मिलती है। जब बच्चों बी व्यक्ति था ना, उसने आइसक्रीम भी खाई, तब जाके ना वो संतुष्ट हुआ बच्चों, ठीक है। इसलिए बच्चों जो उपयोगिता होती है ना, वो अलग अलग व्यक्ति के अकॉर्डिंग, अलग अलग वस्तु के अकॉर्डिंग उसे क्या होता है बच्चों, उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है। फिर बच्चों हम बात करेंगे कि जो उपयोगिता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, उनके बारे में बच्चों हम जानेंगे। यानी उपयोगिता किसी वस्तु का ना आंतरिक गुण, आंतरिक गुण नहीं है, बल्कि यह आवश्यकता पर निर्भर करती है। यानी कि बच्चों उपयोगिता है वो आवश्यकता पर निर्भर करती है। यानी कि मेरी जो आवश्यकता है ना अभी, वो क्या है, मेरी आवश्यकता, मान लो मुझे भूख लग रही है, मेरे जो आवश्यकता है ना मुझे कुछ खाने को मिल जाए, तो ये क्या है, मेरी आवश्यकता है, ठीक है। आपकी आवश्यकता कुछ और होती होगी इस टाइम पे, आप पढ़ रहे हो, तो आपकी जो आवश्यकता है ना, तो आप क्या सोच रहे हो ना, मेरा जो अध्याय है वो क्या हो जाए बच्चों, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, वो आपकी आवश्यकता है। यानी कि जो उपयोगिता होती है ना, ये क्या करती है बच्चों, आवश्यकता पर निर्भर करती है, ना कि ये आंतरिक गुण होती है, ठीक है। उपयोगिता को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। यानी कि बच्चों जो उपयोगिता है, जब आप वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, उपभोग कर रहे हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो क्या आप उसको छू सकते हो या देख सकते हो। मान लो आपने खाना खाया, ठीक है, और आपको संतुष्टि, आपको आइसक्रीम खाने में काफी मजा आया, तो क्या आप उसको देख पा रहे हो,
या आप उसको छू पा रहे हो। इसका मतलब बच्चों ना तो आप उसको देख पा रहे हो और ना ही आप उसको ना छू पा रहे हो, ठीक है। बस क्या कर रहे हो, आप उसको महसूस कर सकते हो, ठीक है। ये बच्चों क्या है, उपयोगिता की ना कुछ विशेषताएं हैं। फिर उपयोगिता ना होने पर उपयोगिता शून्य व ऋणात्मक हो सकती है। यानी कि जब आप मान लेते हैं कि जब आपका पेट भरा है, ठीक है, आप फिर भी पानी, आप फिर भी खाना खाए जा रहे हो, तो जो उपयोगिता आपको मिलेगी ना उससे, वो कैसी होगी बच्चों, वो शून्य या ऋणात्मक यानी नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। कैसे में देखने को मिलेगी, नेगेटिव के अंदर। अब बच्चों हम देखेंगे कि उपयोगिता, उपयोगिता के बच्चों दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो बच्चों कुल उपयोगिता देखने को मिलती है और एक सीमांत उपयोगिता। ये उपयोगिता के दो प्रकार हैं बच्चों, इनके बारे में हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी तक हम बच्चों हमने क्या पढ़ लिया है, हमने जो उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है ये जाना। साथ में बच्चों हमने ये जाना कि उपभोक्ता के बारे में जाना और उपयोगिता का क्या अर्थ है, साथ में उसकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में बच्चों अभी तक हमने जाना। अब हम बात करेंगे जो उपयोगिता है उसके हमें कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर बच्चों उसके दो प्रकार हैं, एक कुल उपयोगिता और एक सीमांत उपयोगिता। इसके अंदर पहले बच्चों जो हम अध्ययन करेंगे ना उसका करेंगे कुल उपयोगिता का। बच्चों हम पहले क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे टोटल यूटिलिटी का, ठीक है। ये क्या है बच्चों, यानी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि को कुल योग, यानी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि के कुल योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। अतः सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है बच्चों, ठीक है। यानी बच्चों कुल उपयोगिता क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी बच्चों कुल उपयोगिता है ना, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो ना, कुछ वस्तु है, एक वस्तु है उसका लगातार उपभोग कर रहे हो, ठीक है। उसका क्या कर रहे हो, लगातार उपभोग कर रहे हो। जैसे कि एक समोसा है, यहाँ पे समोसा है एक, ठीक है, इसका आप उपभोग कर रहे हो। यानी पहला समोसा जब उपभोग कर रहे हो ना तो आपको उपयोगिता कितनी मिल रही है, उसको मान लो आप 10 मिल रही है, ठीक है। ये कितनी हो गई, ये टोटल वाली पार्ट है, टोटल। और ये बच्चों मार्जिनल, ठीक है। और जब आप दूसरी जो हमारी यूनिट है समोसे की, दूसरा समोसा जो है आप इसका उपभोग कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है बच्चों, इसका मान लेते हैं आपको कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार जब आप पहला समोसा उपभोग करते हो, खाते हो, ठीक है, तो इससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, ठीक है बच्चों। लेकिन जब आप दूसरा समोसा खाते हो ना तो आपको ना मार्जिनल जो यूटिलिटी है ना वो कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। और टोटल हमारी यूटिलिटी कितनी हो रही है, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो यही अगर हम इसका धीरे धीरे और भी उपभोग करते जाएंगे, और भी नंबरों पे इसका तीसरा समोसा खाएंगे तो उससे कुछ उपयोगिता मिलेगी। उससे उपयोगिता मान लेते हैं बच्चों में मिलती है ओवरऑल कितनी मान लेते हैं, 22 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितनी होगी बच्चों, 4 होगी, ठीक है। तो ये जो क्या होती है ना बच्चों, जैसे जैसे हम समोसे का मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे जो उपयोगिता मिलेगी ना टोटल, उसको हम क्या करते जोड़ेंगे, मार्जिनल जो यूटिलिटी है उसको जोड़ते जाएंगे ना, तो साथ में हमें उससे क्या मिलेगा, उससे बच्चों हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी, यानी कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम बच्चों जो हमारा वो था
उसके बारे में देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या थी। यानी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों, जैसा कि मैंने आपको समोसे के बारे में बताया, उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। अतः सीमांत उपयोगिता के योग को, जैसे जैसे मैंने आपको सीमांत उपयोगिता को जोड़ते जाओगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, कुल उपयोगिता देखने को मिलेगी। यानी सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डायग्राम है बच्चों ये क्या बताता है, ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि जब कुल उपयोगिता, देखो एक समोसे वाला मैंने बना रखा है डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, एक खाते हो, ठीक है, तो आपको कुल कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। यहाँ पे मार्जिनल में भी क्या मिलेगी आपको, 5 मिलेगी यूटिलिटी, ठीक है। तो बच्चों जो हमारी उपयोगिता है ना, इसको इकोनॉमी के अंदर क्या होता है बच्चों, यूटिलिटी के अंदर मापते हैं, ठीक है। अगर मैं यूटिलिटी बोल रहा हूँ ना कि आपको इतनी यूटिलिटी मिल रही है, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो उपयोगिता है ना इकोनॉमी के अंदर, वो यूटिलिटी में मापते हैं। जैसे आप जब कोई वजन होता है उसको किलोग्राम, किलो, 250 ग्राम इसमें मापते हो ना, तो इसी प्रकार जो बच्चों उपयोगिता होती है ना उसको यूटिलिटी के अंदर मापा जाता है, ठीक है। तब आप दूसरा समोसा कंज्यूम करते हो तो उसको क्या मिलती है, 11 यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या मिलती है, सीमांत उपयोगिता 6, क्योंकि जब 11 मिली है ना, ये क्या मिली है, टोटल मिली है ना। ये कितनी मिली है, ये बच्चों आपको मिली है टोटल। ये आपको क्या मिली है, ये बच्चों मिली है आपको टोटल, क्या मिली है, टोटल मिली है। ये क्या मिली है बच्चों, टोटल मिली है, ठीक है। जब टोटल आपको मिली है ना, तो इसके अंदर जो टोटल मिली है, ठीक है, तो टोटल 11 मिली है, इसके अंदर से 5 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 11 के अंदर से 5 माइनस करोगे 6 मिलेगी, जो कि बच्चों हमें मार्जिनल यूटिलिटी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जब बच्चों एक ऐसा पॉइंट आता ना जहां पर हमें जो यूटिलिटी मिलती है ना वो सबसे अधिक देखने को मिलती है, वो कौन सा पॉइंट है उस पर बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, वो बच्चों पांचवा है। जब आप पांचवा समोसा खाओगे ना, पांचवा समोसा खाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सबसे अधिक यूटिलिटी मिल रही है। टोटल में देखो कितनी मिल रही है, 24 मिल रही है, ठीक है। मार्जिनल में कितनी जा रही है, वहां पे 2 जा रही, ये सबसे अधिकतम होती है टोटल के अंदर, ठीक है। और फिर आपको सबसे अधिकतम यूटिलिटी मिल गई, आपका पेट भर गया, फिर भी आप खाए जा रहे हो, तो ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव भी जा सकती है, ठीक है। देखो ये ग्राफ में देखो ना, ये क्या है, सबसे अधिक, यहाँ इस पॉइंट पे क्या मिला, अधिकतम संतुष्टि मिली, क्या मिली, अधिकतम संतुष्टि मिली, ठीक है बच्चों। लेकिन आपके फिर भी और भी खाने की इच्छा है, तो यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव चली गई। ये कौन सा बच्चों, पांचवा पॉइंट है, ठीक है। और इस वक्र की ना विशेषताएं पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। तो हम देख लेते हैं कि इस वक्र की हमें ना क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। यानी कि शुरुआत में बच्चों जैसे जैसे उपभोग बढ़ने पर कुल उपयोगिता बढ़ती है, यानी शुरुआत में हम क्या करेंगे, उपभोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमें उपयोगिता क्या वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन बच्चों एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम देखने को मिलेगी, वो यहाँ पे कौन सा बच्चों, ये नीचे से समोसे की संख्या पांचवा, और वहां पे कुल उपयोग जो कुल हमारी उपयोगिता उसका 24 पॉइंट, ऐसा एक संख्या जरूर आएगी, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम फिर भी उपभोग करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद भी अतिरिक्त इकाई से कुल उपयोगिता घटने लगती है। यानी इसके बाद अगर हम एक और समोसा भी खा लेते हैं, ठीक, तो उससे जो उपयोगिता मिलेगी ना बच्चों, वो क्या मिलेगी, वो घटने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता है, यानी कि मार्जिनल जो यूटिलिटी है ना वो है क्या आखिरकार, उसके बारे में बच्चों हम जानेंगे, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से
कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका मतलब क्या, ठीक है, इसका मतलब यानी कि किसी वस्तु की एक अंतरिक्ष इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है बच्चों, सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ये बच्चों एग्जाम्पल है मैंने आपको दिया, ये संतरे के जूस का दिया है, ठीक है। ये बच्चों मैंने संतरे के जो जूस है ना उसका आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों क्या आपको देखने को मिलेगा, जो एक आप जब कप है ना, जब एक कप आप क्या करते हो जूस पीते हो, ठीक है, आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है बच्चों, 12 मिल रही है। आपको जो उपयोगिता मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। और मार्जिनल भी आप देखोगे तो कितनी मिल रही है आपको, वो भी 12 मिल रही है, ठीक है। लेकिन बच्चों जैसे ही आप क्या करते हो ना, जो दूसरा गिलास पी लेते हो ना, तो टोटल उपयोगिता आपको कितनी मिलेगी, टोटल यूटिलिटी जो है वो कितनी मिलेगी बच्चों, वो आपको 21 मिलेगी। और 21 के अंदर से अगर हम 12 माइनस कर देते हैं तो कितनी मिलेगी, वो 9 मिलेगी। वो क्या होगी बच्चों, वो हमारी होगी सीमांत उपयोगिता, हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि एक तो हमने करी थी यूनिट का, एक यूनिट का हमने उपभोग करा तो हमें ये मिली। उसके बाद हमने एक यूनिट थी उसका और अधिक उपयोग कर लिया, एक यूनिट हमने क्या करी अंतरिक्त उसका उपयोग कर लिया, तो हमें क्या मिली, ये घटती हुई देखने को मिली, ठीक। यानी कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को, जो कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, 9 यूनिट का हुआ ना, यही क्या होगी सीमांत उपयोगिता होगी बच्चों, ठीक है। जैसे ही हम थर्ड यूनिट पे जाते हैं, थर्ड जो गिलास है जूस का वो पीते हैं, तो हमें कितनी मिलती है बच्चों, तब हमें 28, कितनी बच्चों 28 क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है, कुल उपयोगिता। लेकिन जब हम 28 को ना 21 में से माइनस कर देंगे तो कितनी मिलेगी बच्चों, 7 यूनिट मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। और यहाँ पे देखना बच्चों, जो अधिकतम यूनिट मिल रही है ना टोटल के अंदर वो कितनी मिल रही है, 35। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होगी, सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। लेकिन इसके बाद भी हम जो जूस का गिलास है वो पीते जाएंगे जूस, ठीक है। तो ये जो उपयोगिता है बच्चों वो नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। वो किस में चली जाएगी, वो बच्चों नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सीमांत उपयोगिता को निकालने का। क्या वो फॉर्मूला है बच्चों, देखो वर्तमान टोटल यूटिलिटी, यानी जो बच्चों वर्तमान टोटल यूटिलिटी मान लेता हूं मैं 32 है, ठीक है, 33 है, कितनी है 33 है, ठीक है बच्चों। पिछली टोटल यूटिलिटी, पिछली जो इससे ऊपर मतलब बच्चों वो कितनी है 28 है। अगर हम 33 में से 28 माइनस कर देते हैं तो कितना मिलेगा बच्चों में, इससे बच्चों हमें कितना मिलेगा, 33 में से 28 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 5। ये क्या होगा बच्चों, सीमांत उपयोगिता। ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई सीमांत उपयोगिता, ठीक है, समझ गए। ये फॉर्मूला है निकालने का, कभी कभार यह फॉर्मूला पूछ लेता है बच्चों एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि इसका ग्राफ, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और कई बार पूछा भी जाता है जिसके अंदर आपको ये ग्राफ भी बनाना होता है, ठीक है। तो आप ग्राफ के बारे में जानते होगे, ठीक है, नहीं जानते तो एक बार मैं बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये वाला जो अच्छा है, ये वाला, इसको ना बच्चों एक्स अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष। और जो बच्चों वाई वाला जो अक्ष है, ये वाला, इस वाले अक्ष को बच्चों क्या बोला जाता है, इसको वाई अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं पूछता है, ठीक है। अब विशेषताएं तो आप वैसे भी बता सकते हो, अगर आपने टेबल को सही से देखा है और समझा है तो आप विशेषताएं आराम से बता सकते हो, ठीक है। या और इस डायग्राम को देखकर भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, विशेषताओं को बता सकते हो, ठीक है। यानी सीमांत उपयोगिता शुरुआत से ही क्या होते हैं, घटती जाती है।
यानी कि जब सीमांत उपयोगिता बच्चों यहां से देखना स्टार्ट हुई थी, ये धीरे धीरे क्या हुई बच्चों, 12 से 9 पे आई, 9 से 7 पे, 7 से 5 पे, 5 से 2 पे, 2 से 0, 0 से माइनस। यानी कि बच्चों जो सीमांत उपयोगिता होती है ना, वो शुरुआत से ही क्या होती है बच्चों, घटती हुई नजर आती है। ठीक है, अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर यह शून्य हो जाती है। यानी कि बच्चों जैसे जैसे हम अधिक से अधिक जो इकाई होती है एक एक करके प्रयोग करते जाएंगे, ठीक है, उपयोग करते जाएंगे, तो उससे जो उपयोगिता है ना बच्चों, सीमांत उपयोगिता, वो शून्य और नेगेटिव भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखना, जैसे ही आपने ना 5 गिलास जूस पी लिया था, ठीक है, तो आप जैसे ही छठा गिलास जूस का पीने गए ना, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता देखना 0 हो गई। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, पीते जा रहे हो। जैसे ही आपने 7वां जो गिलास पिया, तो यहाँ पे देखना नेगेटिव चली गई, -3 चली गई। ठीक है, जो उपयोगिता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद भी उपभोग जारी रखने पर सीमांत उपयोगिता बच्चों क्या होती है, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव देखने को मिल सकती है। अब बच्चों हमने जो कुल उपयोगिता है और जो सीमांत उपयोगिता है, ठीक है, दोनों के बारे में बच्चों हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम ये जानेंगे कि जो कुल उपयोगिता और जो सीमांत उपयोगिता है, उन दोनों के बीच क्या संबंध है। ठीक है, क्या उन दोनों के बीच संबंध है, उनके बारे में बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी वस्तु की अंतरिक्ष इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होती जाती है। ठीक है बच्चों, कैसे, यानी व्यक्ति की अंतरिक्ष इकाई का उपभोग करने पर ना सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति है ना, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी क्या होती है, उसकी संतुष्टि होती जाती है। मान लेते हैं कि आप मार्केट गए, ठीक है, आपने क्या किया, आपने ना आइसक्रीम खाई। ठीक है, आइसक्रीम, गर्मी का मौसम चल रहा है, आइसक्रीम सही एग्जाम्पल है। ठीक है, आइसक्रीम खाई। ठीक है, जब आपने आइसक्रीम खाई, जब पहली आपने आइसक्रीम खाई, ठीक है, तो आपको टोटल यूटिलिटी जो मिलेगी, कुल उपयोगिता, वो बच्चों कितनी मिल रही है, मान लेते हैं 10 मिल रही है। ठीक है, और मार्जिनल भी आपको पहली यूनिट खाने में वही मिलेगी। ठीक है, लेकिन बच्चों जैसे ही आप दूसरी आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, तो आपको मान लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी कितनी मिल गई, 18 हो गई आपकी। लेकिन जो बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो कितनी हो गई बच्चों, 8 हो जाती है। यानी कि जैसे ही हम एक अंतरिक्ष इकाई का ना उपभोग करेंगे ना, तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता है ना बच्चों, वो क्या होगी, घटती जाएगी, क्योंकि जो हमारी आवश्यकता है ना, उसकी क्या होती है बच्चों, संतुष्टि होती जाती है। ठीक है, देखो ना 10 से 8 पे आ गई ना, ऐसे ही अगर हम एक और यूनिट उपयोग कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमें कितनी मिल जाएगी बच्चों, यहाँ पे हमें 20 मिल जाएगी, तो ये कितना होगा बच्चों, 2। 10 से 8 पे आ गए, 8 पे, 8 से कहाँ आ गए, 2 पे आ गए ना हम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे घटती जाती है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, तब तक कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, यानी कि जब मैंने आपको ये बताया था अभी ग्राफ के अंदर, ठीक है, कि जो सीमांत उपयोगिता है ना, वो जब तक धनात्मक होगी ना, तो कुल उपयोगिता क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। लेकिन वो क्या करेगी, कम दर से बढ़ेगी। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे भी, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे ही क्या हुआ, सीमांत उपयोगिता यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आप, ये बढ़ रही है, लेकिन कम दर से बढ़ रही है। यहाँ से देखो 18 से सिर्फ 2 पे गई ना, और यहाँ से देखना 10 से 18 पे आई, तो ये क्या हो रही, जो कुल उपयोगिता ना वो बढ़ती जाती है, लेकिन कैसे बढ़ती है, कम दर से बढ़ने की कोशिश करती है। ठीक है, मैं आपको ग्राफ के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, टेबल के ऊपर। ठीक है, ये देखना बच्चों, जब हम टेबल पे आते ना, ये जो टेबल है इसकी बात करते हैं, ठीक है,
इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, देखो बच्चों, इसके अंदर क्या ना, जैसे ही आप क्या करते हो, ये देखना, ये क्या है, धनात्मक है ना सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पे देखना कुल उपयोगिता क्या है बच्चों, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही बच्चों सीमांत उपयोगिता क्या माइनस में चली गई, तो ये जो हमारी कुल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, वो भी माइनस में जाएगी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बच्चों, जो कुल उपयोगिता है ना, घटते क्रम में बढ़ रही है। पहले 12 मिली, 12 के बाद हम 21 पे पहुंचे, तो इसके अंदर कितना हुआ, 9 ऐड किया ना, फिर 21 से 28 पे गए, 7 ऐड किया, 7 से हम 33 पे गए, 28 से 33 पे गए बच्चों, तो इसके अंदर हमने कितना 5 ऐड किया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम जब 35 पे गए तो 2। ये देखना जो कुल उपयोगिता ना वो बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है बच्चों, घटते क्रम में, 7 से 9 पे आए, 9 से 5 पे, 5 से 2 पे, इस तरीके से कुल उपयोगिता बच्चों बढ़ती है, ठीक है। यानी कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, तब तक कुल उपयोगिता घटती हुई दर से क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यानी कि बच्चों जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है ना, अधिकतम होगी, तो कुल उपयोगिता क्या होगी बच्चों, वो जब कुल उपयोगिता क्या होगी बच्चों, अधिकतम होगी। यानी कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी, उस समय क्या मिलेगी हमें, कुल उपयोगिता जो होगी वो अधिकतम देखने को मिलेगी। टेबल पे फिर चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है, ठीक है, शून्य है, तो कुल उपयोगिता देखना सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे अधिक क्या है, कुल उपयोगिता है। जहां सीमांत उपयोगिता शून्य होगी ना, तो वहां पर कुल उपयोगिता सबसे अधिकतम देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक स्थिति के बाद सीमांत उपयोगिता क्या बच्चों, ऋणात्मक हो जाती है। इसके कारण कुल उपयोगिता घटने लगती है। यानी बच्चों जैसे जैसे हम बच्चों का वस्तुओं का क्या करेंगे, उपभोग करते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, जो सीमांत उपयोगिता है ना, एक स्तर पे क्या बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगी, यानी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको ग्राफ पे दिखाया था, ठीक है, वो क्या होगी बच्चों, वो ऋणात्मक चली जाएगी, ठीक है। अब ऋणात्मक चली जाएगी, इसके कारण जो कुल उपयोगिता है ना बच्चों, वो घटने लगती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको टेबल के द्वारा दिखाया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की गणना एक दूसरे के आधार पर की जाती है। यानी बच्चों जो कुल उपयोगिता और सीमांत जो उपयोगिता है, ये दोनों की गणना एक दूसरे आपस में जो इनका आधार है ना, उसके आधार पर की जाती है। ये मैंने आपको टेबल के द्वारा दिखाया है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये क्या है बच्चों, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले कि ये है क्या। यानी कि बच्चों इस नियम के अनुसार उपभोक्ता, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है, उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती जाती है। मतलब जैसे जैसे आप क्या करते हो ना बच्चों, धीरे धीरे क्या करते हो आप, किसी वस्तु की एक यूनिट से दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हो, दूसरी से तीसरी करते हो, तीसरी से चौथी यूनिट करते हो, और चौथी से पांचवी यूनिट करते हो, तो जो उससे मिलने वाली बच्चों जो उपयोगिता है ना, सीमांत उपयोगिता, वो क्या होती है बच्चों, वो घटती जाती है, ठीक है। वो घटती जाती है कैसे सर, इसके बारे में भी बता देता हूँ। अब मान लेते हैं आपकी, आपने ना पानी पिया, पानी क्या 1 गिलास पिया, तो आपको उपयोगिता कितनी मिलेगी, मान लेते हैं 15 मिल गई। लेकिन जैसे ही आपने ना दूसरी गिलास पिया, जब आपने पहली गिलास पिया था ना, तो उससे कुछ संतुष्टि तो मिली होगी ना, संतुष्टि मिली है। लेकिन जैसे ही आप वो दूसरी गिलास पी रहे हो ना, तो उससे संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन वो क्या मिलेगी, पहले के मुकाबले कम मिलेगी। तो कितनी मिल गई, मान लेते हैं 12 मिल गई। इसी प्रकार बच्चों जब आप तीसरी यूनिट का जो है ना, तीसरी गिलास पीते हो, तो इससे यूनिटी मिलेगी,
यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी, मान लेते हैं 10 मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे बच्चों हम किसी वस्तु की आंतरिक जो इकाई है ना उसका उपभोग करते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, जो उपयोगिता है ना, सीमांत उपयोगिता, वो घटती जाएगी। यही बच्चों जो नियम है ना हमारा, वो क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। ये बताता है बच्चों जैसे जैसे हम एक अंतरिक्ष इकाई का ना उपभोग करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी बच्चों, जो सीमांत उपयोगिता है ना वो घटती जाएगी। ठीक है। इसके बाद बच्चों सीमांत जो हमारा ह्रास उपयोगिता नियम है ना, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, तभी ये घटेगी। ठीक है, वो क्या मान्यताएं हैं उसके ऊपर बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है, यानी वस्तुओं का उपभोग उपयुक्त इकाइयों से आरंभ किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों जो वस्तु है ना उसका जो आरंभ है, ऐसा नहीं 5वीं क्लास से आरंभ कर दिया, नहीं, वो क्रम वाइज होना चाहिए। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, इसी प्रकार 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, ऐसे उपयुक्त जो क्रम है ना उसके अनुसार आरंभ किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर है वस्तु की किस्म, गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात वस्तुएं समान होनी चाहिए। यानी कि बच्चों जब मैं आपको ना क्या कर रहा था, जब बच्चों में आपको पानी पिला रहा था ना, तो जो पानी है ना, जो क्वालिटी है पानी की वो सेम होनी चाहिए। उसके अंदर आप ना तो चीनी, ना तो नींबू या कोई और पदार्थ डालकर नहीं पी सकते। यानी कि जैसे सिंपल आपने फर्स्ट ग्लास पानी पिया था, उसी अकॉर्डिंग बच्चों आप दूसरी ग्लास भी पानी पियोगे। ठीक है, यानी कि जो वस्तु है ना पानी, उसके ना तो आप गुण में कोई अंतर कर सकते हो और ना ही उसके अंदर कुछ मिला सकते हो। ठीक है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात वस्तुएं क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। जो गिलास का साइज है ना वो भी समान होना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर क्या है, उपभोग लगातार होना चाहिए, अर्थात उसमें समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसकी एक मान्यता ये भी है ना, जो उपभोग कर रहे हो ना आप, वो लगातार होना चाहिए। जैसे मैंने अभी जस्ट एक पिज्जा खाया, ठीक है, उसके बाद मुझे दूसरा पिज्जा खाना है, हाँ ठीक है, उसके बाद जस्ट तीसरा, जो मैं खा रहा हूं ना उसके बीच ज्यादा अंतराल नहीं देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने एक पिज्जा भी खा लिया है और एक पिज्जा 2 घंटे बाद खाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं कहूँ यहाँ पे जो हर्ष, जो हमारा सीमांत सीमांत जो क्या है हमारा, यानी सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम है, मैं बोलूंगा ये तो फेल हो गया, इस तो पालन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो बराबर उपयोगिता मिल रही है, मैं 2 घंटे बाद खाऊंगा। तो इसका मतलब इसकी जो एक मान्यता है ना बच्चों, वो ये भी है ना, क्या है, यानी कि जो उपभोग है ना वो लगातार होना चाहिए, अर्थात उसके में जो समय अंतराल है ना वो नहीं होना चाहिए। फिर उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदतों आदि में क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि जो उपभोक्ता है, मैं तो उसको पानी पिला रहा था, अब वो बोल रहा भाई मेरे को तो जूस चाहिए, उसकी भाई रुचि आगे बोल रहा जूस चाहिए, तो मैं क्या है ना भाई जूस में उसको, जो वस्तु है ना उसका क्या है, उसकी रुचि आ गई, अब जूस बोला भाई मैं जूस पी सकता हूँ, फिर देखना कैसे नियम वर्क नहीं करता, नियम फेल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ना क्या होता है बच्चों, जो उपभोक्ता की ना रुचि, यानी जो पदार्थ में उसे दे रहा था, पहले से पानी दे रहा था तो सिर्फ पानी मिलेगा उसको, उसी के आधार पर जो जो हर्षमान उपयोग सीमांत उपयोगिता का जो नियम है ना, ठीक है, वो वर्क करता है बच्चों। क्या सीमांत उपयोगिता जो ह्रास का नियम है ना, वो इसी आधार पर वर्क करता है। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, वो क्या है बताओगे आप मुझे, पूछो। देखो पानी जो है ना बच्चों, वो हर किसी की जरूरत है, ठीक है, फिर भी वो सस्ता है। ठीक है, बताना ध्यान से, फिर भी वो क्या है बच्चों, वो सस्ता है, ठीक है आपको। लेकिन बच्चों जो हीरा होता है, सोना चांदी होता है, ये ये आवश्यकताएं नहीं है हमारी यार, फिर भी वो महंगा है। वो हर व्यक्ति के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसके बिना भी वो रह सकता है, लेकिन पानी के बिना तुम नहीं रह सकते। लेकिन पानी फिर भी सस्ता है, वो जो सोना हो गया, वो चांदी, वो क्यों महंगा है, ऐसा बता सकते हो आप? चलो बताओ इसका आंसर ना कमेंट में करना, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा जांचना क्यों आखिरकार ऐसा है। ठीक है, इसका जो बच्चों आंसर ये जो होगा ना, यहाँ पे जो नियम काम करता है ना,
कौन सा काम करता है? तो जो नियम काम करता है ना यहाँ पे, तो काम करता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये बच्चों क्या करता है यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, कैसे? क्योंकि जब बच्चों यहाँ पे जो नियम है वो किस प्रकार वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ना पानी पी रहे हो, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पे आप ना संतुष्ट हो जाओगे, ठीक है। अब बोलोगे आप मुझे इसके बाद मुझे पानी नहीं चाहिए। अगर मैं आपको पानी फ्री में भी दे रहा हूँ ना, तब भी आप उस समय क्या हुआ, पानी को नहीं लोगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपकी जो आवश्यकता थी, आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार ना उस टाइम पर आपको वो पानी मिल चुका है। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, उसको नहीं लोगे। ठीक है, अगर मैं फ्री में भी दे रहा हूं तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको संतुष्टि प्राप्त हो गई है। तो इसी अकॉर्डिंग बच्चों, जो पानी है ना, अगर हम उसकी कीमत बढ़ा भी देते हैं, ठीक है, कीमत को बढ़ा भी दिया जाता है ना, तो भी क्या हुआ ना, क्योंकि आप ना उसको अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग तो ज्यादा नहीं ले सकते ना। ठीक है, अब मान लो आपको 2 गिलास पानी पीने में संतुष्टि प्राप्त हो गई, तो आपको कोई फ्री में भी देगा? बोले कौन ढोके ले जाएगा यार, मैं तो यहीं पे संतुष्ट हो गया, हटाओ यार। तो इसीलिए बच्चों, जो पानी है ना, वो हमें सस्ता देखने को मिलता है। तो जो हीरा है उसकी उपयोगिता नहीं भी है ना, तो भी क्या है बच्चों, वो हमें महंगा देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उपयोगिता मापने की विधि। बच्चों बच्चों जो उपयोगिता है ना, इसको मापा कैसे जाता है, इसके लिए बच्चों 2 विधि हमें देखने को मिलती है। वो क्या है? पहला बच्चों है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, और दूसरा है बच्चों क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ये क्या है, ये कैसे उपयोगिता को मापने का काम करती है, इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, पहली विधि है जो, उसका नाम है बच्चों गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण विधि। ये क्या है बच्चों? यानी कि इसे सीमांत उपयोगिता विश्लेषण भी कहा जाता है। इस विधि में उपयोगिता को संख्याओं में या अंकों में माध्यम से मापा जाता है। यानी इसके अंदर बच्चों जो उपयोगिता है ना, गणना विधि के अंदर, इसके अंदर जो उपयोगिता आपको मिलती है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, संख्याओं के अंदर माप सकते हो। ठीक है, कैसे? चलो उसका एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, कैसे माप सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि बच्चों जब उसके अंदर क्या कर सकते हो आप, मोमोस हर किसी को पसंद होते हैं यार, शाम को नहाता है मोमोस, लड़कियों को तो खासकर पसंद होते हैं। उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब आप क्या करते हो ना, मोमोस की दुकान पे जाते हो, आप फर्स्ट प्लेट, पहली जो प्लेट है ना, वो खाते हो, तो आपको क्या यूटिलिटी मिलती है? मान लेते आपको 15 यूटिलिटी मिल गई। ठीक है, उपयोगिता 15 मिल गई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको नंबर दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जब आप दूसरी प्लेट खाते हो, तो मान लेते हैं दूसरी जब प्लेट खा रहे हो ना, तो कितनी मिल गई? तो बच्चों इसको मिल गई 10। इसी प्रकार आप तीसरी प्लेट खा रहे हो, तो कितनी मिल गई बच्चों? तब इसको मिल गई मान लो 8। और अब मैं बोलता हूं कि जो 3 प्लेट आपने मोमोज खाए हैं, तो इसकी आपको कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, जोड़ के बता सकते हो। 15, अब 5, 2, 8, 2, 10, यानी 105। रुको रुको, 105 नहीं, सो 5, 33। फिर मान लो आपको कुल उपयोगिता क्या होगी बच्चों, 33 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, इसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये संख्या के रूप में आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसी को बच्चों क्या कहा जाता है, इसी को बच्चों गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कहा जाता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस विधि में उपयोगिता को संख्याओं या अंकों के माध्यम से क्या बच्चों माप सकते हो। ठीक है, अब ये विधि देखो बच्चों सरल होती है। कैसे सरल होती है?
ये विधि समझने में काफी सरल होती है। मैंने आपको सिंपल सी दिखा दी है, संख्या के अंदर मुझे इसके द्वारा इतनी उपयोगिता प्राप्त हुई। यानी मैंने पहली प्लेट मोमोज की खाई थी तो मुझे 15 जो यूटिलिटी मिली, ठीक है। जब मैंने दूसरी खाई तो मुझे कितनी मिली, 10। जैसे ही मैंने तीसरी खाई तो मुझे क्या मिली, 8 यूटिलिटी मिली। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, संख्या के अंदर दिखा सकता हूँ, जो कि हर कोई व्यक्ति आराम से समझ सकता है, ठीक है। तो ये जो विधि होती है ना बच्चों, ये क्या होती है, ये काफी सरल विधि होती है, ठीक है। फिर जिस वस्तु से उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलती है उस वस्तु को अधिक यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। यानी जिस मैंने जब 3 प्लेट खाई, अब 3 प्लेट से देखना मुझे सबसे अधिक संतुष्टि किससे मिली, पहली प्लेट से, 15 यूटिलिटी मिली इससे। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, यानी कि जिस वस्तु से उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलती है उस वस्तु को अधिक यूटिलिटी दिए जाते हैं। मेरे को तो पहली प्लेट से मिली है अधिक संतुष्टि, तो मैं तो इसको सबसे अधिक दूंगा ना यूटिलिटी, 15 दूंगा, ठीक है। अब इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल लिख दिया था आपके नोट्स के लिए। यदि पहला आम खाने से 10 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होती है तो उससे की जो उपयोगिता है कितनी होगी बच्चों, 10 यूटिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो देखने की कोशिश करते हैं, क्या है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ये क्या है बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि जो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण है बच्चों वो क्या है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं ना, उपयोगिता का क्रम निर्धारित किया जाता है, इसमें उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है। यानी कि जब बच्चों हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, मान लेता हूं मैं 3 वस्तुओं का उपभोग कर रहा हूं, ठीक है। वो कौन कौन सी वस्तु हैं देखने की कोशिश करता हूं। पहली जो वस्तु है वो क्या, बर्गर का कर रहा हूं उपभोग। दूसरी बच्चों में चाउमीन का कर रहा हूं, और तीसरी जो बच्चों में आइसक्रीम का कर रहा हूं। अब बच्चों, अब मैं इसके अंदर क्या, मैं इसको संख्याओं में नहीं दिखा सकता ना, मैं इसको संख्या में नहीं दिखा सकता कि मुझे कितनी उपयोगिता मिली है इस वस्तु से। मैं क्या कर सकता हूं ना बच्चों, इसके अंदर ना इसको एक क्रम दे सकता हूं कि मुझे सबसे अधिक उपयोगिता है वो किस वस्तु को खाने से मिली है। फिर उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे वस्तु रख सकता हूं, उसके बाद बच्चों जो हमारी लास्ट वस्तु है उसको मैं तीसरे नंबर पे रख सकता हूं, ठीक है। जब मैंने 3 वस्तुओं का जो उपभोग किया है, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछे कि आपने ये 3 वस्तुएं हैं इनका उपभोग किया है, तो आपको इन तीनों वस्तुओं में से किसमें संतुष्टि सबसे अधिक मिली है। तो बच्चों अब मेरा मन है जो मुझे सबसे अच्छी वस्तु लगी है खाने में, स्वाद में, तो मैं क्या करूंगा ना उसको पहला नंबर दे सकता हूं। अब मान लेता हूं मेरे को पहला नंबर चाउमीन को देना है, मेरे को ये काफी बढ़िया लगी, तो अब मैं इसको क्रम दे सकता हूँ एक, कि पहले पे मैं चाउमीन रखूंगा, दूसरे पे मान लेता हूं मैं आइसक्रीम रखूंगा, और तीसरे पे बर्गर रखूंगा। तो ये क्या है ना, ये मैंने संख्या के रूप में नहीं लिखा है, इसको एक क्रम के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि इस वस्तु से मुझे अधिकतम उपयोगिता मिली है, और इसके बाद इसमें थोड़ी कम मिली हो, उसमें तो उससे भी कम मिली है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, उपयोगिता का क्रम निर्धारित इसमें किया जाता है। इसमें उपयोगिता को क्या कहते हैं बच्चों, क्रम दिया जाता है। कौन सी विधि के अंदर, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंदर बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो बच्चों हमारा क्या है, अनादि मान वक्र। ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखो बच्चों क्या होता है ना, ये 2 वस्तुओं के उन अलग अलग संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इससे तटस्थ वक्र भी कहा जाता है। यानी कि बच्चों जो ये वक्र है ना, इसके अंदर हम 2 वस्तुओं की तुलना करते हैं, ठीक है, और दोनों वस्तुओं की तुलना इस रूप में करते हैं ताकि मुझे संतुष्टि ना अधिकतम मिल सके, यानी संतुष्टि जो है बराबर मिल सके। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, एक वस्तु है ना अगर उसकी संख्या बढ़ाएंगे, ठीक, तो दूसरी जो वस्तु है ना बच्चों उसकी संख्या को हमें कम करते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं आपको।
लेके वहां पे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। यानी कि बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे दो वस्तुएं लिखी हैं, तो संतुष्टि मैंने सबको समान मान लिया है कि हाँ मुझे ये जो वस्तुएं हैं इनका मैं उपभोग कर रहा हूं ना, तो संतुष्टि जो है बच्चों मुझे क्या मिल रही है, वो समान मिल रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक वस्तु का उपभोग कर रहा हूं और दूसरी वस्तु हमारी बिस्किट है, पहली वस्तु हमारी चाय, अगर मैं एक चाय और 20 बिस्किट का क्या करता हूं, उपभोग करता हूं, तो मुझे संतुष्टि के मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों, जब मैंने चाय की एक क्वांटिटी और बढ़ा दी तो मुझे संतुष्टि समान चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा ना, जो बिस्किट है उसकी कुछ मात्रा को कम कर दूंगा, तो हमें क्या मिलेगी, संतुष्टि समान मिलेगी बच्चों। इसी प्रकार मैंने चाय की एक क्वांटिटी और बढ़ा दी, तो यहाँ पे जो हमें बिस्किट की क्वांटिटी है हमारी ना, और घटानी पड़ेगी, जिससे कि हमें क्या मिलेगा बच्चों, समान संतुष्टि देखने को मिलेगी। इसी प्रकार बच्चों, जब हम चौथी जो हमारा चाय की हम और एक कप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होगा बच्चों, जो बिस्कुट की संख्या ना और भी कम करनी पड़ेगी, जो कि हमें क्या मिलेगा, संतुष्टि बराबर है। और एक टाइम ऐसा आएगा ना बच्चों, जहाँ पे चाय की संख्या और बिस्किट की संख्या दोनों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखना, ये जो डायग्राम मैंने आपको दे रखा है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, ये हमारी क्या है, चाय है, वो हमारा क्या है, बिस्किट। जब मैं एक चाय का उपभोग कर रहा था तो बिस्किट कितने, 20 थे, लेकिन जैसे ही मैंने चाय 2 ली, बिस्किट की संख्या कम कर दी, और जैसे ही मैंने चाय 3 ली तो और भी बिस्किट की संख्या, 4 चाय ली तो संख्या हमने और भी कम कर दी। वैसे जैसे हमने 5 चाय ली तो बिस्किट की संख्या हमें क्या देखने को मिली, कम होती हुई नजर आ रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और अब हम इसके डेफिनेशन पे एक बार और चल लेते हैं कि क्या बोलती है। ये दो वस्तुओं के उन अलग अलग सहयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ताओं को क्या करते हैं बच्चों, समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि जो अलग अलग वस्तुओं के सहयोग, मैंने चाय और बिस्किट का सहयोग दिखाया, ठीक है, तो क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जो उपभोक्ता को ना क्या करता है, समान संतुष्टि प्रदान करता है, ठीक है। कैसे, देख लो, ये संतुष्टि क्या है, समान है, ठीक है, इसमें कोई अदला बदली तो नहीं है संतुष्टि के अंदर। क्या है संतुष्टि बच्चों, समान है। यानी चाय बढ़ाने पर समान संतुष्टि के लिए ना बिस्कुट को हटाते हैं। अगर चाय हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो समान संतुष्टि चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम जो बिस्किट है उसकी संख्या को कम करते जाते हैं, ठीक है। अब हम बच्चों, जो आपके क्लास 12 की जो बुक है ना, उसके एनसीईआरटी के अंदर ना एक ये पॉइंट दे रखा है कि अनादिमान मानचित्र या तटस्थ मानचित्र क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब क्या है ना, ये देखना एक बार, यानी कि जो जब एक ही चित्र में एक से अधिक अनादिमान वक्र प्रदर्शित किए जाते हैं तो उस चित्र को ना आदिमान मानचित्र या तटस्थ मानचित्र कहते हैं। यानी बच्चों, जो ये वाला चित्र होता है ना, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं आदिमान मानचित्र। लेकिन बच्चों, इसके अंदर एक जो पॉइंट होता है वो और भी जोड़ा जाता है। वो क्या जोड़ा जाता है, यानी एक ही चित्र में एक से अधिक अनादिमान जो वक्र हैं उनको क्या किया जाता है बच्चों, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो उस चित्र को अनादिमान मानचित्र कहते हैं। इसके अंदर देखो बच्चों, एक तो ये है, एक ये है, ये क्या है, ये इसके अंदर हमने बच्चों कितने, 4 जो वक्र है ना उनको शामिल किया है। तो ये क्या हमें देखने को मिला बच्चों, ये हमें देखने को मिला अनादिमान मानचित्र, ठीक है। तो बच्चों, इसके अंदर क्या हुआ, उच्चतर अधिमान वक्र उच्चतर संतुष्टि को दर्शाता है। यानी कि जो बच्चों ये वाला है ना, ये क्या है, उच्चतम अनादिमान वक्र है, तो ये क्या करेगा ना बच्चों, ये मुझे अधिकतम जो संतुष्टि मिल रही है ना उसको दिखाने का काम करेगा, ठीक है बच्चों। फिर एक से अधिक अनादिमान वक्रों का समूह अनादिमान मानचित्र कहलाता है। यानी कि अगर अधिक एक से अधिक अनादिमान अगर वक्र है, ठीक है, तो उनका जो समूह है ना बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, अनादिमान मानचित्र कहा जाता है, ठीक है।
अब मैंने इसकी कुछ विशेषताएं लिख रखी हैं, ठीक है। ये जो वक्र है ना, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके अंदर देखोगे ना बच्चों, क्या है, वक्र आपस में नहीं काटते। ये जो वक्र है ना बच्चों, ये जो बने हैं, ये क्या होते हैं, ये आपस में ना एक दूसरे को क्या होते हैं बच्चों, नहीं काटते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि दर्शाता है, यानी कि जो ऊंचा वक्र है ना, वो क्या करता है, अधिक जो संतुष्टि मिल रही है ना, उसको दर्शाता है, ठीक है। और या मूल बिंदु की ओर उन्तोदल होते हैं। उन्तोदल क्या होते हैं बच्चा, ये जो मूल बिंदु है ना, इसकी ओर क्या होते हैं, उन्तोदल होते हैं। ये देखो, ठीक है। अब बच्चों इसकी कुछ विशेषताएं मैंने यहां भी लिख दी है, ठीक है। वही है, अनादिमान वक्र जो है वो ऋणग्रस्त होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब ये मैंने वक्र बनाया, ये क्या देखो ऋणात्मक जा रहा है, ठीक है। अधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होता है, उन्तोदर होता है। ये पॉइंट देखो, ठीक है। इसको बच्चों बाएं से दाएं यानी नीचे की ओर, ऊपर से क्या होता है बच्चों, नीचे की ओर झुका होता है, ठीक है। दो अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को टकराते नहीं है, ठीक है। एक मैंने ये बनाया, एक ये बनाया, इसी तरह एक और बना दिया। ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ऊंचा अनादिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है, यानी कि जो बच्चों ये वाला पॉइंट है, ये क्या करेगा, अधिकतम संतुष्टि को दर्शाने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये सबसे ऊंचा है संतुष्टि। ये बच्चों क्या करेगा, अधिकतम संतुष्टि को दिखाने का काम करेगा, ठीक है। अब बच्चों क्या है हमारा अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। बच्चों अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसके बारे में बच्चों हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। यानी संतुष्टि का स्तर समान बनाए रखते हुए, संतुष्टि का स्तर समान बनाए रखते हुए वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के बदले वस्तु y की जितनी मात्रा छोड़ी जाती है उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। इसका मतलब क्या है बताओ भाई, इसका भी मतलब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, काफी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यानी कि बच्चों जब संतुष्टि का स्तर है ना, मुझे उसको समान बनाए रखना है, ठीक है। समान बनाए रखना है, बनाए रखते हुए वस्तु x की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के बदले वस्तु y की जितनी मात्रा छोड़ी जाती है उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और अगर मैं बोलूं कि बच्चों मैंने ये जो पॉइंट है आपको बता चुका हूं, तो आप क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे बच्चों। ये जो पॉइंट है ना, मैंने बच्चों आपको अनादिमान जब वक्र पढ़ाया ना, जिसके अंदर मैंने चाय और बिस्किट का एग्जाम्पल दिया था ना, ये वहां पे शूट करता है। आइए देखते हैं। जैसे ही आप एक चाय का ले रहे होते तो आप बिस्किट कितने ले रहे थे, 20 ले रहे थे। लेकिन आपने चाय की मात्रा 1 से लेके 2 पे पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, जो बिस्किट थे इसकी मात्रा को कम कर दिया था, 10 कर दिया था मान लो। तो यही जो बच्चों क्या होता है ना, ये होता है हमारा प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यानी x वस्तु मुझे अगर अंतरिक्त चाहिए ना, तो वायु वस्तु जो है ना उसकी कुछ मात्रा को मुझे छोड़ना पड़ेगा, अगर मुझे क्या चाहिए बच्चों, समान बनाए रखना है संतुष्टि के स्तर को, तो ठीक है। अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो सही से, ठीक है बच्चों। अब दो वस्तुएं हैं, ठीक है। एक सेब ले लेते हैं और एक बच्चों ले लेते हैं केला, ठीक है। आपके पास पैसे कितने हैं, 100 रुपए मान लेता हूं। आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। जो सेब है बच्चों वो कितने का है, 20 रुपए का एक है। और जो केला है बच्चों को कितने का है, वो 10 रुपए का एक है। आपके पास क्या ऑप्शन है,
आपके यहाँ पे कई ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। मान लेते हो आप 8 केले लेना चाहते हो, कितने, 8, ठीक है। तो आपको सेब कितना ले पाओगे, क्योंकि 8 केले आपके कितने के पड़ जाएंगे, 80 रुपए के। जब 8 केले आपको 80 रुपए के पड़ेंगे तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 20 रुपए, और 20 रुपए का एक सेब आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 8 केले और एक सेब ले सकते हो, 8 केले और सेब कितना, एक, ठीक है बच्चों। अब मान लो आप क्या बोलते हो ना, मुझे इस वस्तु के ना कीमत क्या है, इस वस्तु की मात्रा को क्या करना है, ठीक है, कम करना है, लेकिन मुझे इस वस्तु की मात्रा को बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे 6 केले ले लोगे, तो यहाँ पे कितने ले पाओगे, 2 सेब ले पाओगे ना। अगर आप देखो x की एक अंतरिक्ष इकाई प्राप्त करने के लिए ना, वस्तु y की कुछ मात्रा क्या कर रहे हो, ये x है, ये y है, आप इसकी एक अंतरिक्ष इकाई प्राप्त करना चाह रहे हो, लेकिन इसकी क्या, इसकी कुछ इकाइयां तो आपको छोड़नी पड़ेगी। अब 8 से आप 6 पे आ गए, तब आप 2 सेब ले पाओगे, ठीक है। मान ले तो आप बोलते हो कि मुझे और करना है, तो आप 3 सेब लेने के लिए क्या करोगे, 60 रुपए दोगे, तो यहाँ पे केले कितने मिल पाएंगे, 4 मिल पाएंगे। यही होता है बच्चों, क्या होता है, यही होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसको बच्चों निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। यहाँ पे डेल्टा जो वाई होता है बच्चों, उसका क्या होता है, वस्तु एक्स की मात्रा में परिवर्तन और वस्तु वाई की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है बच्चों। अब हम ये देखते हैं कि बजट सेट ये क्या बच्चों, ठीक है। बजट सेट पढ़ने से पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आप मार्केट के, ठीक है, आप 200 रुपए लेके गए, ठीक है। अब आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, तो आपके पास 200 रुपए क्या लिमिट है कि आपको ना इन्हीं से सामान खरीदना है, ठीक है। जब आप 200 रुपए लेके गए, ठीक है, और आपको ना क्या करना है, अपने लिए कॉपियां लानी है और पेन लाने हैं, ठीक है। मान लो तो आप मान लेते हैं आप 120 रुपए लेके गए हो, 120 रुपए, कितने लेके गए, 120 रुपए। जो कॉपी है ना बच्चों, वो कितने की है, एक कॉपी, वो बच्चों पड़ती है 4 रुपए की, और वो आपको पड़ेगी 30 रुपए की, ठीक है, ठीक है। जब 30 रुपए की आपको एक कॉपी पड़ती है, ठीक है, और इसी प्रकार बच्चों जो पेन पड़ता है वो आपको 15 रुपए का पड़ता है। यानी कि अब आपके पास ऑप्शन है, आपको लेना दोनों चीज है, तो आप क्या कर सकते हो ना, 3 कॉपियां ले सकते हो। 3 कॉपी लोगे तो कितने की पड़ेगी, 90 रुपए की। 3 कॉपी लोगे तो 90 रुपए की पड़ेगी। बचे आपके पास 30 रुपए। 30 रुपए से आप क्या कर सकते हो, 2 पेन ले सकते हो। या तो आप ये कॉम्बिनेशन फुलफिल कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, चारों कॉपियां ले लो। पेन एक भी नहीं मिल पाएगा, पेन एक भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन बच्चों आप ये भी कर सकते हो कि आप 2 कॉपियां ले लो, 60 रुपए की पड़ेगी, और 4 पेन ले लो। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, जिससे आपको अधिकतम संतुष्टि मिल रही हो, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आप एक कॉपी भी ले सकते हो, 6 पेन ले सकते हो, और आप क्या कर सकते हो ना बच्चों, 0 कॉपी ले लो और 8 पेन ले लो। ये आपके पास कुछ ऑप्शन हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे कि जो आपका बजट है ना 120 रुपए, उसके अंदर ये चीज आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल तो हमने देख लिया है। यानी उपभोक्ता अपनी निश्चित आय मतलब विद्यमान बाजार कीमतों पर वस्तुओं के जिन विभिन्न बंडलों को खरीद सकता है, उनके समूहों को बजट सेट कहा जाता है। निश्चित कीमत मैंने आपको क्या बताई, 120 रुपए, और बाजार में जो कीमत है बच्चों वस्तुओं के, उसके आधार पर क्या करते हो, आप वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करते हो बच्चों, ठीक है। तो देखो 120 से अलग अलग बंडल खरीद सकते हो। कॉपी की मैंने कीमत आपको 30 रुपए बताई और पेन की कीमत आपको 15 रुपए बताई है। अगर आप चारों कॉपी ले लोगे तो पेन नहीं ले पाओगे, आपको डिसाइड करना है, ठीक है।
और ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, 3 कॉपी ले सकते हो, 2 पेन ले लो, और 2 कॉपी 4 पेन ले सकते हो, और 1 कॉपी 6 पेन, या फिर कॉपी 0 8 पेन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों हमारा चैप्टर है, ठीक है, इसके अंदर बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है। पहला बच्चों हमने उपभोक्ता जाना है, ठीक है, ये उपभोक्ता होता कौन है। फिर बच्चों हमने उपयोगिता के बारे में जाना, फिर उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में जाना, और साथ में बच्चों हमने उपयोगिता के प्रकार, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में दोनों को काफी बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ हमने ग्राफ के साथ अध्ययन करने की कोशिश करी। और साथ में बच्चों मैंने आपको ये भी बताया कि जो उपयोगिता है ना, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इनके बीच क्या संबंध देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम ये जो उपयोगिता की हमारी गणना विधि थी, क्या एक हमारी गणनात्मक जिसके अंदर बच्चों हमने संख्याओं के रूप में उपयोगिता को दर्शाते, एक बच्चों हमने क्रमवाचक जिसके अंदर बच्चों हम वस्तुओं को ना उपयोगिता के अनुसार अपनी अपनी उपयोगिता के अनुसार उन वस्तुओं को एक क्रम में रख सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों हम गए थे अधिमान वक्र के बारे में जो हमने पढ़ा। ठीक है, फिर अधिमान वक्र के बाद बच्चों हमने पढ़ा है प्रतिस्थापन सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में बच्चों हमने पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद बच्चों जो हमारा अभी तक टॉपिक था वो था बजट सेट, इसके बारे में बच्चों हमने पढ़ा। तो बच्चों ये जो पार्ट होने वाला ना वो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम अपने सेकंड पार्ट में हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं रह गया, थोड़ा बहुत रह गया, ठीक, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है ना वो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा पार्ट 2 होगा उसके अंदर काफी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे हम अपने इस चैप्टर को। ठीक है,